आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में आप देखेंगे क्या इसराइल का अगला टारगेट है तुर्की। सीरिया में एयर स्ट्राइक के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एर्दोगान को दे डाली खुली धमकी। ईरान के खिलाफ नाटो ने भी जंग के लिए कर ली तैयारी। यूरोप में अमरीकी ठिकानों पर मुमकिन ईरानी हमले की खबर के बाद दे डाली बड़ी वार्निंग। तुर्की और सीरिया के बीच हुई बहुत बड़ी डील। सीरिया की ज़मीन के अंदर छुपे अरबों के ख़जाने पर बड़ा प्लान आया सामने और मक्का डिफेंस पैक्ट से मिडिल ईस्ट में बदल गई ताकत की इक्वेशन। तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के नए ब्लॉक ने अब्राहम अकॉर्ड्स को कैसे दे दिया चैलेंज, बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं शो की। इसराइल का अगला टारगेट तुर्की है और सीरिया में हुई एक एयर स्ट्राइक ने इस पूरे मामले को और ज़्यादा क्लियर कर दिया है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को अपने पड़ोस में एर्दोगान की फौज की मौजूदगी का 1% भी मंजूर नहीं है। आर्मी रेडियो के एक पॉडकास्ट में नेतन्याहू ने 19 और 20 अगस्त की रात ये कहा कि वो तुर्की की फौज को साउथ की तरफ बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देगा। साउथ वाला मोर्चा इसराइल का सीरिया के गुलाम से मिलता है और बाकी इलाकों से, क्योंकि इसराइल को इससे ख़तरा पैदा हो सकता है अगर तुर्की की फ़ौज वहाँ आगे बढ़ी। यानी नेतन्याहू अपनी शेखी के दौरान अपना डर भी कबूल रहा है कि तुर्की की फ़ौज उसके लिए ख़तरा बन सकती है। नेतन्याहू का कहना था कि उसने पहले तुर्की को अलेप्पो के करीब एयरफील्ड पर उसकी मौजूदगी के ख़िलाफ़ आम लफ्ज़ों में वार्निंग दी थी, लेकिन शायद तुर्की ने उसकी बात को सुना नहीं और शायद सीरियसली नहीं लिया। ये नेतन्याहू कह रहा है और इसके बाद वो कहता है इसीलिए हमने धमाका किया और हमला करवा कर ये बात और साफ तरीके से तुर्की को समझा दी कि इसराइल की सरहदों से बहुत ज़्यादा दूर रहो। तुर्की को धमकाते हुए नेतन्याहू ने अंग्रेज़ी में सिर्फ इतना कहा, डू नॉट या डोंट, यानी ऐसा मत करना। और इसे आप इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन में साफ पढ़ सकते हैं, जो हेडलाइन 20 अगस्त की रात आई है 1920 की। 20 लग जाती है तो रात 20 की कहलाएगी। हैरानी की बात यह है कि सीरिया में अमेरिका के स्पेशल एनवॉय और तुर्की में अमेरिकी एम्बेसडर टॉम बैरेट ने खुद इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया और इसकी मजम्मत की। उधर रॉयटर्स के मुताबिक मोसाद के चीफ रोमन गॉफमैन ने पिछले हफ्ते सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर असद अल शैबानी से फ़ोन पर बात करके सीरिया में तुर्की की फ़ौजी मौजूदगी पर बात की थी या फिक्र जताई थी। कहा होगा कि तुर्की की फ़ौज मत आने दो, लेकिन फिर एयर स्ट्राइक हो गई एक एयरबेस पर सीरिया के। यानी दोस्तों, सीरिया के एयरबेस पर हमला करके नेतन्याहू ने सीधे तौर पर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयप एर्दोगान को खुली धमकी देने की कोशिश की है, लेकिन अपनी इस शेखी में वो तुर्की की ताकत से अपना खौफ भी पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर गया है। मतलब नेतन्याहू बहादुर बनने की चाह में बेवकूफ़ साबित हो चुका है। तुर्की की फ़ौज मजबूत है, नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है और मुस्लिम ममालिक में भी उसकी फ़ौज की मजबूती की गिनती होती है। शायद बहुत से लोगों को ये ना पता हो, लेकिन बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान को नाटो की तरफ से वार्निंग आई है और ये बेहद सीरियस है। नाटो ने अब ईरान को सीधी वार्निंग दे दी है और कहा है कि जंग के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। तुम लड़ना चाहते हो, ठीक है। किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए और अपने तमाम अलाइज यानी साथी मुल्कों का डिफेंस करने के लिए नाटो हर ज़रूरी कदम उठाने को तैयार है। ये बयान तब सामने आया है जब कल 19 अगस्त को फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को और बढ़ाया तो ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर सीधे हमले कर सकता है। और ये खबर हमने आपको बताई भी थी। नाटो के एक अफसर ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी डिफेंस और डिफेंस ताकत बेहद मजबूत और असरदार है। और उन्होंने याद दिलाया कि इसी साल नाटो के डिफेंस सिस्टम्स ने तुर्की की तरफ आ रही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को 4 अलग अलग मौक़ों पर हवा में ही मार गिराया था। उधर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बात पर गौर कर रहा है कि अगर अमेरिका ने अपने हमले फिर से तेज़ किए तो इस टकराव को मिडिल ईस्ट से बाहर पूरे यूरोप तक फैला दिया जाए। यानी सिर्फ अब ईरान मिडिल ईस्ट में अमरीकी अड्डों को हिट नहीं करेगा, बल्कि यूरोप में भी जहाँ जहाँ उसका फ़ौजी जमावड़ा है और जहाँ तक ईरानी मिसाइलें पहुँच सकती हैं
रेंज है जहाँ तक, वहाँ तक ईरान हमला कर सकता है यूरोप में। ईरानी हुकूमत के अंदरूनी सोर्सेस का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर, उसकी एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमले की अपनी पुरानी धमकियों पर अमल किया और हमले कर दिए, तो ईरान के जवाबी हमलों की कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सरहद भी नहीं होगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरानी फ़ौज ने साउथ ईस्ट यूरोप, ख़ास तौर पर बुल्गारिया में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले करने का जायज़ा लिया है। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि इसकी वजह यह है कि पिछले महीने ही बुल्गारिया ने अपने बेजमेर एयरबेस को अमरीकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। तो हो सकता है कि ईरान बुल्गारिया को मैसेज देने के लिए उस पर मिसाइलें दाग दे। यानी दोस्तों, मिडिल ईस्ट की आग अब यूरोप के दरवाजे तक पहुंचती दिख रही है, जहां ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका हद पार करेगा तो वो यूरोप में भी अमरीकी ठिकानों को बख्शेगा नहीं। और इसी खौफ में अब नेटो भी मैदान में आकर धमकियाँ देने लगा है। कुल मिलाकर ईरान की जंग का दायरा अब फैलता दिखाई दे रहा है और जंग में अब तक खामोश बैठा नेटो भी अब वेस्टर्न मीडिया की एक रिपोर्ट के बाद, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद, अब ईरान के खिलाफ जंगी तैयारियों में जुट गया है। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान के तहत हो रहा है। ऐसा लगता है कि रिपोर्ट्स आ नहीं रही बल्कि लाई जा रही हैं ताकि माहौल बनाया जाए, माहौल ईरान के खिलाफ। बढ़ते हैं आगे। तुर्की और सीरिया के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है। ये डील दौलत से जुड़ी है, ये डील ताकत से जुड़ी है, ये डील सीरिया के ज़मीन में दबे ख़जाने की डील है, ये अरबों डॉलर की डील है। तुर्की और सीरिया ने फॉस्फेट माइनिंग यानी फॉस्फेट के ख़जानों को लेकर एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, MOU पर। दमिश्क में हुए इस समझौते के ज़रिए सीरिया के कुदरती ख़जानों को निकालने और उनका दायरा बढ़ाने पर दोनों मुल्कों ने हाथ मिलाया है। तुर्की के एनर्जी मिनिस्टर अल्पारसान बायाराक्तर ने इस डील के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान का और बड़े प्लान का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस मुआहदे को जल्द ही एक बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में बदला जाएगा, जिसमें फॉस्फेट का प्रोडक्शन, खदानों का यानी खानों का डेवलपमेंट और माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम शामिल होगा। अब जाहिर सी बात है, रेलवे लाइन तो चाहिए होगी। एक जगह से माल निकलेगा तो बाहर ले जाने के लिए तो बंदरगाह चाहिए और बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है साना, इसके मुताबिक सीरिया के पास 19 अगस्त को रिपोर्ट आई थी, सीरिया के पास करीब 1.8 से 2.1 अरब टन फॉस्फेट के ज़ख़ीरे मौजूद हैं। फॉस्फेट के रिज़र्व के मामले में सीरिया दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में शुमार होता है। ये फॉस्फेट खाद यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने और कई इंडस्ट्रियल कामों के लिए दुनिया भर में बेहद कीमती माना जाता है। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने अलेप्पो के आसपास मौजूद लोहे यानी कि आयरन के ज़ख़ीरों पर भी मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है। यानी सीरिया की ज़मीन के अंदर दबे ख़जाने अब तुर्की की मिलों में, तुर्की की फैक्ट्रियों में जाएंगे। सीरिया माला माल होगा, तुर्की भी माल कमाएगा। यानी दोस्तों, तुर्की और सीरिया के बीच हुई ये बड़ी माइनिंग डील सिर्फ ज़मीन से दौलत निकालने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये दोनों मुल्कों के सियासी और इक़्तिसादी यानी आर्थिक रिश्तों में एक नया और ताकतवर मोड़ साबित होने जा रहा है। अब एक खबर सुनिए, डिटेल में है और सब्र से सुनिए। कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, परवाह नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो समझना और देखना चाहिए। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने के कई दिन बाद भी इससे जुड़ी खबरों की मिडिल ईस्ट और मुस्लिम ममालिक की मीडिया में भरमार है। आखिर इस पैक्ट को इतना अहम क्यों माना जा रहा है, क्यों तवज्जो दी जा रही है और इंटरनेशनल मीडिया में इससे इसराइल के लिए ख़तरा क्यों बताया जा रहा है, इसे इसराइल के लिए ख़तरा क्यों बताया जा रहा है? आइए समझते हैं। मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की सियासत में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आ चुका है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक तारीख़ी मुआहदे यानी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। यह आप सभी को पता होगा, हफ्ता बीत चुका, 8 दिन बीत चुके। इस डिफेंस पैक्ट को अब्राहम अकॉर्ड्स के मुकाबले एक नया और बेहद ताकतवर ब्लॉक माना जा रहा है। इस मुआहदे की सबसे बड़ी बात इसका कलेक्टिव डिफेंस फार्मूला है, यानी अगर इन 3 मुल्कों में से किसी एक पर भी फौजी हमला होता है तो उसे तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे।
दुनिया भर के जानकार इसे मुस्लिम नाटो या सुन्नी नाटो का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फौजी गठबंधन, एक फौजी अलायंस नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी का एक नया निज़ाम खड़ा करने की कोशिश है। इस मुआहदे के तहत तीनों मुल्क मिलकर जॉइंट एक्सरसाइजेज करेंगे, फौजी मशक़ें करेंगे और डिफेंस टेक्नोलॉजी, हथियारों की तैयारी और एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने पर मिलकर काम करेंगे। तुर्की ने साफ किया है कि ये पैक्ट उसके नाटो के वादों को नहीं बदलता और ना ही ये किसी ख़ास मुल्क के ख़िलाफ़ बनाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मकसद सीधे जंग में कूदना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत का ऐसा दबदबा बनाना है जिससे कोई इन पर हमला करने की हिम्मत ना करे। ये और बात है, आप इसे बहुत सोचेंगे और कहेंगे भी कि हुथीज़ तो लगातार हमले कर रहे हैं, तो फिर ये पैक्ट किस काम का? वक्त लगेगा, रुकिए। इस नए ब्लॉक के तीनों साझेदारों की अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। तुर्की जहां सीरिया और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इसराइल की चालों का मुकाबला कर रहा है, वहीं सऊदी अरब, ईरान और हुथी जो अंसारुल्लाह मूवमेंट है, उनके साथ साथ यूएई के साथ बढ़ती सियासी रकाबात और टकराव को भी संभाल रहा है। और उधर पाकिस्तान इंडिया के साथ उलझता ही रहता है। यानी दोस्तों, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के ज़रिए तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसी ताकतवर तिकड़ी बना ली है जिसने मिडिल ईस्ट के पूरे सियासी नक्शे को हिला कर रख दिया है और इसराइल के अब्राहम अकॉर्ड्स के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। दोस्तों, मक्का एग्रीमेंट के ज़रिए मिडिल ईस्ट में ताकत का एक नया मरकज़ यानी दूसरा पोल खड़ा हो चुका है। ये नया डिफेंस ब्लॉक इसराइल और उसके अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनकर उभरा है। ये दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, कोई माने ना माने सोशल मीडिया पर बैठा शख्स। अब तक अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए अमेरिका और इसराइल पूरे इलाके पर अपना एक तरफा दबदबा कायम करने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन मक्का मुआहदे ने इसराइल के उसी असर व रसूख और दबदबे को खुला चैलेंज दे दिया है। और सीरिया में हुई एयर स्ट्राइक भी इसका नतीजा है, क्योंकि सबसे पहले उसका टारगेट तुर्की है। सऊदी अरब, पाकिस्तान बात की बात है, पाकिस्तान को भी इसराइल पसंद नहीं करता। जानकारों का मानना है कि ये कोई मामूली सफारती बयान नहीं, बल्कि अब्राहम अकॉर्ड्स के सामने खड़ा किया गया एक ताकतवर काउंटर वेट है। आने वाले दिनों में नया ब्लॉक इसराइल के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बनेगा, ये इस बात पर तय होगा कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर अपनी मिलिट्री ताकत, इंटेलिजेंस शेयरिंग और समंदर में अपनी फ़ौजें कैसे तैनात करते हैं। इस नए अलायंस का असली इम्तिहान किसी सीधी जंग से नहीं, बल्कि रेड सी, सीरिया, सूडान और पर्शियन गल्फ में पैदा होने वाले नए तनावों के दौरान देखने को मिलेगा। ईरान इनका निशाना नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया की खुदा न करे कोई जंग हो गई, तो क्या सऊदी अरब और तुर्की इंडिया के ख़िलाफ़ हमला बोल देंगे? कभी नहीं लगता। तो इसके टेस्ट कैसे होंगे पता नहीं। यानी दोस्तों, फिलहाल जो भी है, अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए इसराइल ने जो बिसात बिछाई थी, मक्का एग्रीमेंट ने उस पर सीधी चोट तो की है और साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अब इसराइल की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि मिडिल ईस्ट में दो ही लोगों का नाम आता था, इसराइल या अमेरिका। बाकी सब अलग थलग थे, कोई अलायंस था ही नहीं। और मुझे लगता है एज अ जर्नलिस्ट कि आगे जैसे ही हालात सूटेबल हों, इस अलायंस में ईरान को भी लेना चाहिए। ईरान बेशक इस वक्त शानदार एक पावर है, रीजनल कह सकते हैं, रीजनल सुपर पावर तो है ही, जिसने वर्ल्ड की ग्लोबल सुपर पावर को टक्कर दी है और पूरी तरीके से टक्कर दी है। इतनी टक्कर दी है कि वो अमेरिका जो हफ्ते भर में धूल चटाने की बात कर रहा था, ईरान से सरेंडर करवाने की बात कर रहा था, वो 2-2, 3-3 बार बातचीत की मेज़ पर आ चुका है। तो ईरान भी अगर इसमें हो, तब मैं मानूंगा कि इसराइल की सही में हवा इस पैक्ट से ख़राब होगी। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक एनालिसिस थी लास्ट में, और मुझे लगता है कि मेरा अपना विज़न है, आपका अपना होगा, और आपके विज़न का भी अपना खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।